जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गणित का एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है बहुपद। यह हमें एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं, इसके बाद कक्षा 10वीं के अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुपद से कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यह एक हिसाब से हम कह सकते हैं बीजगणित का आधार है, जिससे हम कैलकुलेशन, संख्याओं का जोड़ना घटाना और कई चीजें सीखते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद है क्या। आसान भाषा में अगर हम समझें तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो चर और अचर संख्याओं से मिलकर बना है। अब मेरे छोटे भाई बहन होंगे, वो पूछेंगे कि भैया चर क्या और अचर क्या, तो चलो देखते हैं। चर और अचर, अगर हम इनके नाम पर जाएं तो नाम से हमें समझ में आ रहा है चर यानी चलने वाला और अचर यानी जो नहीं चल रहा। तो चर यानी हम समझ सकते हैं कि ऐसे सब सांकेतिक अंक या अक्षर जिनके मान बदलते रहते हैं, कभी फिक्स नहीं है, ऐसों को हम क्या कहेंगे? चर। और जिनके मान फिक्स हैं, जो कभी मान नहीं बदलते, उनसे कहते हैं अचर। जैसे कि एक्स का मान किसी सवाल में कुछ और आएगा, दूसरे सवाल में कुछ और आ जाएगा, अगले सवाल में कुछ और आ जाएगा। ऐसे ही बाय, जेड, एस, टी और कई संकेतिक हैं, ये सब हम कहेंगे इन सबको चर। इसके अलावा अचर कौन सी? जितनी भी सभी प्रकार की संख्याएं हैं नंबर सिस्टम में, जितनी भी सब संख्याएं हैं वे सब अचर हैं। क्या है? अचर। इसके अलावा हम कई बार अंकों को अंग्रेजी के छोटे स्मॉल लेटर ए, बी, सी से भी कई बार प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी जगहों पर यह अचर के रूप में इनको सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, 1, 2, जितनी भी, चाहे वो धन की हो चाहे ऋण की हो, ये सब संख्याएं काय में आएंगी? अचर में आएंगी। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे कि चर संख्याएं कौन सी? जिनके मान चलते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, और जिनके मान ना बदलें, हमेशा फिक्स रहें, उनसे कहेंगे हम अचर। अब बहुपद क्या है? बहुपद इन्हीं चर और अचर से मिलकर बनने वाला एक बीजीय व्यंजक है, जिसे हम बहुपद कहते हैं। देखते हैं बहुपद के प्रकार और बहुपद से कैसे सवाल बनते हैं और बहुपद के क्या क्या गुण धर्म हैं। बहुपद हमने सीखा कि ऐसे व्यंजक हैं जो चर और अचर से मिलकर बने हैं। जैसे एक ये बहुपद है x धन 2, यह एक बहुपद है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई हमारी सब्जी की टोकरी हो और इसमें अलग अलग चीजें हम रखे हुए हैं। जैसे 2 आलू रखे हुए हैं, 3 बैगन रखे हुए हैं, 3 टमाटर रखे हुए हैं। ये सब्जी की टोकरी जिसमें अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका जोड़ना संभव नहीं है। हम कहें आपसे कि भैया 2 आलू में 3 टमाटर जोड़ दो, तो जोड़ पाओगे क्या? नहीं। बस हम उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 आलू धन 3 टमाटर। बस, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये लिख दी वेरिएबल में, और 3 और जोड़ दो तो ये भी 3, या उसमें से निकाल लें तो घटा दें। हम कहेंगे भैया 2 आलू में से 3 टमाटर घटा दें, या 3 टमाटर में से 2 आलू घटा दें, तो ये संभव है? नहीं है। इसलिए ये भी हम समझ गए कि भैया समान चर में से समान चर वाले ही जुड़ेंगे और घटेंगे, इनका जोड़ना घटाना संभव नहीं है। यहीं से बहुपद की अवधारणा आ रही है कि कई चीजें हैं जो जुड़ तो नहीं रही हैं, लेकिन उनको प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? बहुपद के रूप में। बस सांकेतिक रूप में लिख देंगे कि 2 आलू हो गए, 3 टमाटर हो गए। बस उनको लिख दिया कि जुड़े हैं, टोकरी में रखे हैं, इनका और कुछ नहीं कर सकते। चलो देखते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने हो सकते हैं, किस किस प्रकार के बहुपद हो सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद यानी कि चर की जगह पर सिर्फ हमें 1 मिलेगा, x, या कोई भी y, सिर्फ कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हमने सीखा कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जो चर और अचर संख्याओं से मिलकर बने हैं। सभी इस परिभाषा को लिख लेंगे कॉपी पेन से। फिर हम देखते हैं बहुपद के प्रकार या बहुपद की घात। जैसे कि x² धन 3, ये एक बहुपद है। इसमें एक छोटी सी शर्त है, अगर वो हम अच्छे से समझ गए तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद की परिभाषा कहती है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर बने हैं, लेकिन चर पद की घात, जो चर है इसकी घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक
ये तो हम समझ गए कि ऋण की घात नहीं चाहिए। और पूर्णांक का मतलब है कि पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। आधी, डेढ़, ढाई, बटे ये संख्याएं मान्य नहीं रहेंगी। जैसे कि लिखा है 2 के ऊपर ऋण 2, अगर कहीं ये लिखा है कि उसमें ऋण की घात है तो यह बहुपद नहीं होगा। यदि कहीं लिख दें कि 1/2 की घात, ये भी बहुपद नहीं है। इसके अलावा अगर हम लिखते हैं x का वर्गमूल लगा दें, x का क्या लगा दें? वर्गमूल। तो हमें पता होता है कि वर्गमूल भी एक पूर्णांक नहीं है। जब हम वर्गमूल लगाते हैं तो उसका भी मतलब यही होता है कि 1/2 की घात होता है कि नहीं। तो ये भी बहुपद नहीं है। इसके अलावा अगर कहीं अचर पद नीचे मिल जाए, जैसे लिखा है ये 1/x, तो हम देखेंगे बेटा जब ये नीचे रहता है तो ऊपर जाके इस पे क्या हो जाता है? -1 की तो घात आ जाती है। तो हमने कहा कैसी चाहिए हमें? धनात्मक चाहिए। और पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक है क्या? नहीं। यानी कि जब हमें बटे में भी चर पद मिलेगा तो भी वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ हमारी कक्षा 9 का अध्याय 2 के कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अभी आने वाली परीक्षा में भी इससे लगा कई प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा ही से हम समझ गए कि ऐसे बीज व्यंजक जो काय से मिलकर बने हैं, चर से और अचर से। लेकिन चर की अधिकतम घात कैसी होगी? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी क्या? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 और ऐसे अनंत तक हो सकती है। लेकिन ऋण की नहीं हो सकती, ऋण की घात नहीं हो सकती। इतनी बात हम समझ गए। चलो अब हम ये तो जानना सीख गए कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। यदि बटे की घात है तो बहुपद नहीं है। चर पद के ऊपर अगर ऋण की घात है तो भी बहुपद नहीं है। इसके अलावा अगर वर्गमूल में है या वो बटे में है तो भी वह बहुपद नहीं होगा। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनको कौन कौन से नाम दिए। उसके पहले हम समझेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद के चर पद के ऊपर जो अधिकतम घात होगी उसी से हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात। अधिकतम घात, जो भी अधिकतम घात है वही क्या है? बहुपद की घात। अधिकतम घात, अधिकतम घात से ही कहेंगे बहुपद की घात। अब देखते हैं लेकिन किस पर? चर पद पर। किस पर? चर पद पर। जैसे एक बहुपद है x के ऊपर 3 की घात धन 5x वर्ग ऋण 3x। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 3। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। कोई भी अधिकतम घात हो, यहाँ लिख दूं मैं 13, तो अधिकतम घात 13 है तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 13। 130 लिख दूं तो यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 130। यहाँ लिख दिया मैंने 205। अब कौन सी घात हो गई अधिकतम? 205। जो भी बहुपद की अधिकतम घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। बहुत बढ़िया। चलो अब इसके अलावा हम अगर घात समझ में हमें आ गई तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि बहुपद के जो मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से। चलो देखते हैं। सबसे पहले है रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। रैखिक यानी लाइन, और लाइन जैसा एक कौन सा अक्षर लिखा होता है? एक। यानी कि चर पद के ऊपर अधिकतम घात कितने की होगी? 1 की। इसका जो व्यापक रूप है वो हम लिख सकते हैं ax धन b। ax धन b, जहां पर x हमारा चर है और b और a क्या है? अचर है। और देखो इस पर अधिकतम घात कितने की है? 1 की। किसी पर हम 1 की घात लगाते नहीं क्योंकि वो 1 तो पहले ही से है कि नहीं? अगर 1 से अधिक होता तो लिखते कि 2, 3। तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसके बाद जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप हम लिखेंगे ax वर्ग धन bx धन c। यानी कि इसमें द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? वे बहुपद जिनकी घात कितनी हो? 2। अधिकतम घात कितनी हो? 2। उन्हें क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। ऐसे त्रिघातीय बहुपद बनेगा तो त्रिघातीय बहुपद क्या हो जाएगा? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3। बहुत बढ़िया। ax क्यूब धन bx धन c bx स्क्वायर धन cx धन d। ये क्या हो गया?
त्रिघातीय बहुपद। इसके अलावा अगर 4 की घात हुई तो अधिकतम चतुर्थघातीय हो गया, 5 की होगी तो 5 घातीय बहुपद हो गया। ऐसे ही जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात कहलाती है, और अगर 1 की घात है तो उस बहुपद से कहेंगे रैखिक बहुपद, अगर 2 की घात है तो उससे कहेंगे द्विघातीय बहुपद, और अगर 3 की घात है तो उससे कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अभी तक हमने सीखा बहुपद परिभाषा। बहुपद की परिभाषा है कि ऐसे बीज व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर बने हों, जिसमें चर पद की अधिकतम घात धन पूर्णांक हो, अधिकतम ना भी हो लेकिन जो चर पद की घात है वह कितनी हो, अधिक धन पूर्णांक। ऐसे बीज व्यंजकों को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसके अलावा हमने बहुपद के प्रकार देखे। बहुपद की घात हम चर पद के ऊपर अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि बहुपद के प्रकार घात के ही आधार पर बहुपद के प्रकार थे। यदि अधिकतम घात 1 की थी तो वो हो गया रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 की है तो हो गया द्विघातीय बहुपद, और अधिकतम घात 3 की है तो हो गया त्रिघातीय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वह अपने उन छात्रों तक पहुंचा दें जो चाहे कक्षा 9वीं में हो, चाहे कक्षा 10वीं में हो। इसके अलावा चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हम यह टॉपिक बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे एडवांस लेवल पर भी बढ़ते जाएंगे। हमने सीखा कि बहुपद के प्रकार में अगर बहुपद चर पद की घात अधिकतम 1 हो तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। चर पद की अधिकतम घात यदि 2 है तो उसे कहेंगे द्विघातीय बहुपद, और अधिकतम घात यदि 3 है तो उसे कहेंगे हम त्रिघातीय बहुपद। इसके अलावा अब हम सीख रहे हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक घातों से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इसके रिवीजन कर रहे हैं। अब शून्यक है क्या? शून्यक है कोई भी बहुपद है, जैसे लिखा है जो ax धन b। ax धन b एक रैखिक बहुपद है। इस बहुपद में x यानी कौन सा पद, चर पद का ऐसा मान जो इसमें रखें तो ये पूरा क्या हो जाए, पूरा हो जाए शून्य। इस x के वह मान को या इस चर के वह मान को जो बहुपद में रखें और पूरा बहुपद शून्य हो जाए, उसी मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। फिर से एक बार, चर किसी बहुपद में चर पद का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, x के या चर पद के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब इसका घात से कैसे संबंध है तो वो देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ हमने देखा कि अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 1। अगर अधिकतम घात 2 हो, कोई बहुपद है ax स्क्वायर धन bx धन c, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2। बहुत बढ़िया। और अधिकतम घात अगर 3 हो, कोई है ax क्यूब धन bx स्क्वायर धन cx धन d, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। जब अधिकतम घात 3 है तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या भी कितनी हो सकती है, 3 संख्या हो सकती है। ऐसे ही अगर 4 होगी तो अधिकतम संख्या कितनी होगी, 4। 5 होगी तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 5। बहुत बढ़िया। हम सीखे कि शून्यक वह चर पद का वह मान है जो किसी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कैसा हो जाए, शून्य हो जाए। इसके अलावा जितनी उस पर अधिकतम घात होगी, शून्यकों की संख्या अधिकतम उतनी ही हो सकती है। कई बार क्या होगा कि वो बराबर निकलेंगे, तो बराबर 4 कर देंगे कि 4 की घात है और 4 ही मान 1 से हो रहे हैं तो 4 जोड़ लेंगे, यानी अधिकतम संख्या उतनी ही हो सकती है जितनी बहुपद की घात है। चलिए अगले उसमें हम सीखते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों को कैसे निकालना है। अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं किसी बहुपद के शून्यकों को कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम सीखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद वे जिनमें अधिकतम घात 1 की है। उसका एक सीधा सा उदाहरण है ax धन b। इसमें हमें x का वह मान ज्ञात करना है
जो इस बहुपद में रखने पर शून्य आ जाए। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि इस पूरे का मान कितना बनाना है, हमें शून्य। तो हमने मान लिया कि यह पूरा काय के बराबर है, शून्य के बराबर। अब हमें पता है कि यह जो b है इस तरफ प्लस का है, अगर ये उस बराबर के उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस। तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा ax बराबर माइनस का b, माइनस का b। और हम देख पा रहे हैं कि जो a है वो यहाँ क्या कर रहा है, गुणा। स्वाभाविक है जब वो यहाँ गुणा कर रहा है तो बराबर के उस तरफ जाकर क्या करेगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का b बटे a। यानी कि इस सवाल में या इस बहुपद में जो शून्यक होगा वो कितना होगा, माइनस का b बटे a। इससे हम कई सवाल कर सकते हैं। जैसे हमें मिल जाए 2x धन 3, इसका हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, b का मान कितना है यहाँ पर 3 और a का मान कितना है 2। तो स्वाभाविक हम देखते ही बता देंगे कितना आएगा, ऋण का 3 बटे 2, क्योंकि हमने अभी देख लिया ना कितना आता है, ऋण b बटे a। तो ऋण कितना हो गया, ऋण 3 बटे 2। 3 बटे 2, बिल्कुल आसान सवाल। और अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो क्या करेंगे, बराबर लगा लेंगे, क्या लिख लेंगे, शून्य। ये 3 इस तरफ धन का है, उस तरफ काय का हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस का 3। 2 इस तरफ गुणा कर रहा है, उस तरफ क्या करेगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3 बटे 2। और यही क्या है, इस बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक निकालना बिल्कुल आसान है, आपने देखा होगा, समझ गए होंगे। और चूंकि रैखिक बहुपद है तो इसमें अधिकतम घात कितने की है, 1 की। तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 1। स्वाभाविक है, इसलिए x का सिर्फ 1 मान निकलेगा। अब हम देखते हैं कि द्विघातीय बहुपदों को हम कैसे हल करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। इस भाग में हम सीखेंगे द्विघातीय बहुपदों की शून्यकों को कैसे निकालते हैं। और यह मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि रेलवे के सभी एग्जामों में, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी हो, और एसएससी के भी कई एग्जामों में द्विघातीय बहुपद से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कक्षा 10वीं के अध्याय 2 में भी, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में हो, चाहे तिमाही छमाही, सभी के लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी है। चलिए देखते हैं कैसे हम द्विघातीय बहुपदों में शून्यकों को कैसे ज्ञात करेंगे और इनके गुणांकों में और शून्यकों में क्या संबंध होता है। जैसे कि हमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ x वर्ग के आगे लिखा है a, इसका मतलब है कि x स्क्वायर का गुणांक है a। यहाँ लिखा है x, यानी x का गुणांक है b। और एक अचर पद है जिसका नाम है c, जो स्वतंत्र है, इसके साथ कोई भी नहीं है। यह एक हमारे द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें कुल 3 पद हैं। हमेशा जब भी हम बहुपद लिखें तो कोशिश करें बड़ी घात की बात छोटी और फिर अंत में सबसे छोटी। यहाँ ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है x के ऊपर 0 की घात, लेकिन हमें पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 0 की घात लगा दें तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। यानी इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए यह एक क्या है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। अगर हम गुणांकों की बात करें तो x वर्ग का गुणांक है a, x का गुणांक है b और c एक अचर पद है। इसके 2 शून्यक निकलेंगे। हमने पहले ही चर्चा की कि जब अधिकतम घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। 2 शून्यक होंगे, एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। ग्रीक भाषा के ये अक्षर हैं अल्फा और बीटा, जिसे हमने माना है शून्यक, 2 शून्यक, एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा। यानी कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा x के ऐसे मान हैं जिसमें इनको x की जगह पर अगर अल्फा रखेंगे तो पूरा बहुपद कैसा हो जाएगा, शून्य। अगर x की जगह पर बीटा रखेंगे तो पूरा बहुपद कैसा हो जाएगा, शून्य। ठीक है, अब इनको निकालना कैसे है और कितने तरीकों से हम इनको निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की। यह द्विघातीय एक समीकरण बहुपद है जिसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। वे सभी द्विघातीय बहुपद जिनमें पदों की संख्या या तो 2 है या 4 है या 6 है, उनको हल करना बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें दिख रहा है कि हमें पदों की संख्या कितनी है, 3। या तो ये हो जाए 2 या हो जाए 4। तो 2 कम करना तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही देखा, देखो एक आलू है, 2 टमाटर हैं, 8 मटर है, तो इनको हम जोड़ घटा ही सकते हैं, आपस में कम तो कर नहीं सकते कुछ।
हटा तो सकते नहीं अपनी मर्जी चीजें। समीकरण भी नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, बहुपद है। तो बहुपद है तो भैया आप कह रहे हैं ऐसा काम करो कि आप इसको 3 से बढ़ा के कितने कर लो, 4। कितने कर ले 3 से बढ़ाकर 4। तो इससे नहीं बोलना, इससे नहीं बोलना, इसके कितने टुकड़े कर देंगे, 2। कितने टुकड़े कर देंगे, 2। तो कुल कितने पद हो जाएंगे, 4 पद हो जाएंगे। यह शून्य ज्ञात करने की गुणनखंड विधि है। इससे हम सीखेंगे कि कैसे गुणनखंड करके किसी बहुपद के शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, हमें इस गुणांक और इस गुणांक का आपस में करना है गुणा। चिन्ह अभी मायने नहीं रखने हैं, यानी गाय का गाय में गुणा करना है, ए का गुणा करना है गाय में सी में। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1। 8 एकम, इधर 8 लिख लेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि 8 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जब हम उनका गुणा करें तो कितना आए, 8, और जब जोड़ें घटाएं तो कितना आ जाए, 2। कितना आ जाए, 2। तो हमें पता है कि एक संख्या होती है 4 दूनी 8, यानी कि अगर हम 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो हर परीक्षा में आप ऐसे सवाल बना पाएंगे। हमने क्या किया, इसका और इसका किया गुणा, 8 एकम 8 को ऐसे तोड़ा कि गुणा करें तो कितना आए, 8, और जोड़ें घटाएं तो कितना आवे, 2। तो कितने में तोड़ा दोस्तों, 4 दूनी 8। अब देखो ध्यान से, यहाँ कौन सा चिन्ह है, ऋण का। तो यानी बड़ी संख्या किसकी चाहिए हमें, माइनस की, और छोटी संख्या कहीं की चाहिए, प्लस की। यानी हमने 2x को तोड़ लिया, कितने कितने में, 4x और 2x में। तो देखते हैं अगले स्टेप में क्या करेंगे। x वर्ग जैसा था वैसे ही 2x को लिख दिया हमने माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब तो 3 से बढ़ के कितने पद हो गए, 4। अब इसको शून्यक निकालना बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे भैया, 2 की 2 जोड़ी बना लेंगे। कितने की, 2 की 2 जोड़ी। और यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं या कौन कौन से अंक हैं जो दोनों में कॉमन है। कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ x के ऊपर 2 की घात है, यहाँ कितनी बार x है, 2 बार। और यहाँ कम से कम 1 बार तो है, यानी कम से कम 1 बार तो दोनों जगह है। तो दोनों जगह कम से कम 1x तो दोनों जगह है। यहाँ कोई गुणांक नहीं है, यानी कोई अंक कॉमन नहीं है। तो इससे हम समझ गए कि x कॉमन है। x के ऊपर 2 की घात थी, 1x बाहर निकाला, कितना बचा, सिर्फ x बचा। माइनस सिर्फ कितना x था, एक ही x था, और वो ही बाहर निकाल लिया, तो सिर्फ क्या बचा, 4। यहाँ ध्यान रखना है, हम घटा नहीं रहे हैं चीजें, हम क्या कर रहे हैं, उनका भाग करके बाहर निकाल रहे हैं। देखो हमने x स्क्वायर में x से भाग दिया तो बचा 1, और 4x में जब x से भाग दिया बचा तो 4। हमने ये स्टेप सही किया है कि नहीं पता करने के लिए, आप इसको फिर से रिवर्स करके देखेंगे तो यही आना चाहिए। देखो x का x में गुणा किया, कितना आ गया, तो 4 में x से किया तो आ गया 4x। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे क्या कॉमन है बेटा, तो 2 में यहाँ भी भाग जा रहा है, और हर कोई को पता है कि 2 में यहाँ भी भाग जाएगा, यानी कि 2 दोनों पदों में कॉमन है। कॉमन यानी हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ। तो हमने कॉमन निकाला धन का 2। बेटा जब यहाँ से 2 निकल गया, सिर्फ कितना बचा, x। अब 2 का दुनिया पढ़ेंगे, 8 से ज्यादा ना हो, कितना आएगा, 4। 90% छात्र यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, 8 में से 2 घटा के यहाँ 6 लिख देते हैं, जबकि यहाँ हम घटा नहीं रहे हैं चीजें, क्या कर रहे हैं, भाग। जब किसी में से उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं, इसका मतलब उसमें से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 2 में जब 2 से भाग दिया होगा तो आ गया होगा 1, तो ये लिखा नहीं है हमने। तो जब 8 में 2 से भाग दिया बेटा, कितना आ गया, 4। अब ध्यान से देखोगे कि ये दोनों कोष्टक सेम है कि नहीं, और इनके बीच में प्लस लगा है, यानी ये दोनों कितनी, एक ही संख्या है। एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। दोनों में भी हमें एक चीज उभयनिष्ठ दिख रही है, और वो है ये पूरा कोष्टक, यानी कि x माइनस 4। दोनों में से हमने क्या निकाल लिया, कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकाल लिया। बेटा दूसरा कोष्टक प्रारंभ करेंगे, यहाँ सिर्फ कितना बचा, x, और यहाँ का प्लस, और कितना बचा, हमने इस द्विघातीय बहुपद के 2 गुणनखंड निकाल लिए। कौन कौन से, x माइनस 4 और x प्लस 2। कई बार अगर हमसे शून्यक ना पूछकर प्रश्न में पूछा जाए कि इस द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इस विधि से हम इनके गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसका क्या निकालने हैं, शून्यक। तो हमें पता है कि शून्यक वह संख्या है जो
x का वह मान है जो इसमें रखें तो ये सब कैसा हो जाए, शून्य, यानी ये सब काय के बराबर हो जाए। तो हमने मान लिया कि ये सब काय के बराबर है, जीरो के। और दोस्तों ध्यान से देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है, गुणा। और देखो बहुत बारीक बात है, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर अंडा जा रहा है। जीरो दो संख्याओं का गुणा कब होगा, जब कोई दो संख्याएं हैं और उनका गुणा करने पर क्या आ रहा है, जीरो। यानी कि कम से कम एक संख्या तो क्या होनी चाहिए, जीरो। संभव ही नहीं है, मन में जितने गुणा आ रहे हैं सब करके देख लो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, कुछ भी गुणा करने पर जीरो तभी संभव है जब दो में से कोई एक संख्या क्या हो, जीरो हो। लेकिन इनमें से कौन जीरो है ये हमें पता नहीं है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं कि या x ऋण 4 बराबर 0, x ऋण 4 बराबर 0 है। या क्यों लगा रहे हैं, समझ में आई ना बात? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि इन दोनों में से कौन जीरो है, लेकिन गुणा करने पर जीरो आ रहा है, तो यह तो पक्की बात है कि कोई एक तो जीरो है। तो फिर हम दूसरा लिखेंगे, या तो ये जीरो है या है x प्लस 2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। यहां से देखेंगे बेटा ये 4 माइनस का है, अगर हल करेंगे तो x बराबर, ये माइनस है उस तरफ का हो जाएगा, तो x बराबर 1 मान आ जाएगा 4। और ये इधर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 2। और यही दो हमारे शून्यक होंगे, जहां पर x इसको हम कह सकते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा। दो हमने पहले बताया था कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो x के कितने मान निकलेंगे, 2। अगर 3 होती तो कितने निकलते, 3। तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। यही क्या है, हमारे शून्य है। इसमें से एक और छोटा सा सवाल जो बन सकता है उसको और साथ में देख लेते हैं। उम्मीद है आपको गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी। ये सवाल लिख लेंगे सभी। चलो अब देखते हैं हम इसमें एक छोटा संबंध और जहां से सवाल बनते हैं, इसके बाद यह पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक छोटा संबंध है जो द्विघातीय बहुपद में किसी बहुपद के शून्यक यानी अल्फा और बीटा और उसके गुणांक a, b और c में संबंध प्रदर्शित करता है। यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उनका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण का b बटे a। ऋण b समझ में आ रहा है ना, ये वाला b और ये वाला a। और यदि और उनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। ये दो और सूत्र हैं जिनसे कुछ सवाल बन सकते हैं, या इनसे ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। अगले भाग में हम देखते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे कि जब हमें मूल शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया गया हो और हमसे द्विघातीय बहुपद पूछे। देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। लिखा है कि किसी द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हमें बहुपद दिया गया था और हमें उसके क्या निकालने थे, शून्य, अल्फा और बीटा। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा हमें दिया है पहले से 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा का गुणनफल करके भी हमें दिया है कितना है, -1। और हमें पता करना है कि वह शून्यक वह बहुपद कौन सा है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। मान लिया हमने कि जो वो हमारा बहुपद है वह ax वर्ग धन bx धन c है। यह द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है और यही हमने मान लिया। ध्यान से देखो दोस्तों, यदि हमें a, b और c के मान मिल जाए, a, b और c के मान अगर हमें मिल जाए तो हम इस अपना बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। a, b, c के मान ज्ञात करने के लिए ही हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जहां पर अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा है शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखते हैं। हमने अभी पहले ही सीखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, ऋण b बटे a। बहुत बढ़िया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c बटे a। बहुत बढ़िया। ऋण b बटे a और c बटे a। ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ पर a का मान देखने पर पता चल रहा है कितना है, 4 है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 तो लिख सकते हैं। और यहाँ भी a है मेरे भाई, तो a की जगह पर यहाँ कितना लिखा है, 1। लेकिन a तो सिर्फ 1 ही है।
तो ए का मान सिर्फ हमें एक ही चाहिए। यहाँ तो कितने निकल रहे हैं? 2 तो एक जगह निकल रहा है 4, एक जगह निकल रहा है 1। तो हमें इनको बराबर बनाना पड़ेगा। बस इतना हमें आ गया तो ये सवाल बनाना आ जाएगा। ध्यान से देखो, इस 4 को तो हम कम कर नहीं सकते, नहीं, लेकिन हम 1 को बढ़ाकर 4 तो कर सकते हैं कि नहीं? सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 4 से गुणा। जैसे ही हम ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4 यानी ऋण का 4 बटे 4 एकम 4। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी ये बराबर कितना है और यहाँ भी ये बराबर कितना है? 4। बहुत बढ़िया। बस अब सीधी सीधी तुलना कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, ऋण b बराबर कितना है? 1। ऋण b बराबर कितना है? 1। तो ऋण उस साइड चला जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा? ऋण 1। b बराबर कितना आ जाएगा? ऋण 1। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और देखेंगे, a बराबर कितना है? 4। तो a बराबर आ गया 4। और ध्यान से देखेंगे यहाँ से c बराबर कितना है? ऋण 4। तो c बराबर आ गया ऋण का 4। जैसे ही हमें a, b और c के मान मिल गए, उसके बाद हम वह बहुपद बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे? a की जगह पर a का मान, b और c के मान भी अपनी अपनी जगह पर रख देंगे। a का मान कितना रखना है दोस्तों? 4। तो आ जाएगा 4x वर्ग प्लस जैसा था वैसे ही b का मान कितना रखना है दोस्तों? माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस c का मान कितना रखना है? 4। तो कोष्टक में लिख देंगे ऋण के 4। दो चिन्हों को एक साथ हम नहीं लगाते हैं, इसलिए जो माइनस की संख्याएं आई हैं उनको हमने कहाँ लिखा है? कोष्टक में। इसको एक स्टेप और आगे हल कर लेंगे। देखो ये वाला स्टेप जैसा था वैसे ही 4x वर्ग जैसे है वैसे ही ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, आ जाएगा माइनस। और x का जब 1 में गुणा होगा, किसी भी संख्या का जब 1 में गुणा होता है तो वही संख्या आती है, यानी यहाँ आ जाएगा x और प्लस और माइनस का गुणा फिर से कितना हो जाएगा? माइनस। और माइनस का कितना आ जाएगा? 4। और यही हमारा द्विघातीय बहुपद होगा। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगले टॉपिक पर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और उन सभी छात्रों तक यह वीडियो पहुंचाएं जो कक्षा 9th में है या कक्षा 10वीं में है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, लेकर आपके सामने आएंगे एक बहुत अच्छी वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।